आज सबसे बड़ा क्वेश्चन पेरेंट हो या स्टूडेंट हो सबके सामने है। वो है व्हाट नेक्स्ट। आगे जाके मेरा जो बच्चा है, मेरे जो स्टूडेंट है, उसको कौन सी फैकल्टी चॉइस करनी चाहिए। ओके, अभी स्कोर आ गया है, आर्ट हो या कॉमर्स हो या साइंस हो, अच्छे मार्क्स आए हैं, अच्छा ग्रेड आया है या अच्छा परसेंटेज आया है। तो ये मार्क्स हो या ग्रेड हो, तो ये आने के बाद अभी जो रहा है वो मुझे कौन सी फैकल्टी चॉइस करनी है। तो ज्यादातर तो देखा जाता है जिसको अच्छे मार्क्स आए वो साइंस की तरफ जाता है, थोड़े कम आए वो कॉमर्स की तरफ जाता है, और उससे भी कम आए तो आर्ट की तरफ जाता है। ये जो टेंडेंसी है, वो चाहे वो पेरेंट्स हो या चाहे वो स्टूडेंट हो, ये जो टेंडेंसी है इसके हमें बाहर आना है कि नहीं, अगर अच्छे मार्क्स भी ना आए तो मगर उसका अगर बेसिक एट कक्षा हो या नाइन कक्षा हो या टेंथ कक्षा हो, उसमें उसका बेसिक अगर स्ट्रांग हो तो वो क्यों ना साइंस ले सकता है। चाहे उसको टेंथ में कम भी मार्क्स आए मगर उसका बेसिक अगर स्ट्रांग हो, क्यों ना वो कॉमर्स ले सकता है। चाहे उसका अगर मैथमेटिक्स अच्छा हो, बिजनेस के बारे में उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो क्यों ना वो कॉमर्स ले सकता है। तो इसी इसी को लेके हमने हमें कौन से फैकल्टी चॉइस करनी चाहिए, साइंस लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए या आर्ट आर्ट लेना चाहिए। अगर साइंस लिया तो आगे जाके हमें कौन से सब्जेक्ट है, अगर हमने कॉमर्स लिया तो आगे जाके हमें कौन से सब्जेक्ट है, किस अगर हमने आर्ट लिया तो आगे जाके कौन से सब्जेक्ट है, हम हमें कौन से सब्जेक्ट को फेस करना है, कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, सिलेबस एनालिसिस। ओके, सो अगर आपको सिलेबस ही समझ में आए कि आगे जाके 11वीं हो या 12वीं हो, कि आगे जाके ये मुझे पढ़ना है। ओके, तो अगर सिलेबस का बेसिक आपने 8 कक्षा में, 9 कक्षा में या 10 कक्षा में अच्छे से पढ़ा है, आपको अच्छा है, तो क्यों ना आप साइंस ले सकते हैं, आप साइंस ले सकते हैं, आप कॉमर्स ले सकते हैं। तो इसी को लेके हमने इस वीडियोस को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइड किया हुआ है। अगर हम अभी जो हमने बोला कि सबके सामने जो क्वेश्चन है वो यही है कि व्हाट नेक्स्ट। ओके, दहावी नंतर काय, कॉमर्स, आर्ट या साइंस। तो ये जो क्वेश्चन सबके माइंड में अभी चल रहा है कि ओके, तो हम इसी का ही आज एनालिसिस करेंगे। अगर कॉमर्स लेना है तो कौन से सब्जेक्ट है, साइंस लेना है तो कौन कौन से सब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे हम पहले पार्ट 1 में साइंस की तरफ जाते हैं। हाँ, मुझे साइंस लेना है। अभी बहुत से स्टूडेंट आते हैं मेरे पास, यही यही क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है, सर व्हाट नेक्स्ट, मैं साइंस लूं या कॉमर्स लूं या आर्ट लूं। तो ये जो कंफ्यूजन है, आप खुद सिलेबस को देखें, सिलेबस को एनालिसिस करें कि हाँ, ये सिलेबस है, इसका बेस मैंने 8 कक्षा में, 9 कक्षा में या 10 कक्षा में पढ़ा है, तो मैं क्यों ना साइंस लूं। ओके, सो हम अगर देखते हैं कि अभी रिजल्ट तो आ गया है, तो अब हम फर्स्ट पार्ट में साइंस की तरफ जाते हैं। तो साइंस में कौन से सब्जेक्ट है जो आपको फेस करना है। तो ज्यादातर तो देखा जाता है कि साइंस में ग्रुप होते हैं। जो ग्रुप अगर देखा जाता है तो फर्स्ट ग्रुप पीसीएम, जिसको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ बोलते हैं। सेकंड ग्रुप को अगर देखा जाए तो पीसीएमबी, उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, और अगर अगर थर्ड देखा जाए तो पीसीबी। ये तीन ग्रुप है, चाहे वो पीसीएम हो, पीसीबी हो या पीसीएमबी हो। पीसीएमबी जो ग्रुप होगा उसको हम जनरल जनरल ग्रुप कहते हैं। ओके, सो अभी हमें यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, दिस वन इज द कंपलसरी, चाहे आप कौन सा भी ग्रुप ले लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लो। तो अब ये जो बायो हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, तो हमें फिजिक्स, ये जो सब्जेक्ट है वो साइंस फील्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, बिकॉज ये सब्जेक्ट टर्निंग पॉइंट होता है। चाहे आप जे डबल ई दे रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमएस सीईटी जो महाराष्ट्र की उसकी तैयारी कर रहे हो, चाहे साइंस में ये जो फिजिक्स सब्जेक्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम 10th जो स्टूडेंट पास हुए हैं, जो ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ हमें साइंस लेना है सर, तो उनको ये सब्जेक्ट कंपलसरी है, वो है फिजिक्स।
तो फिजिक्स का अभी 12th के सिलेबस का हम एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, 11th का क्यों नहीं? क्योंकि 11th पूरा आपका एक साल बेस में चला जाएगा, बेसिक में चला जाएगा, मगर एग्जैक्टली आपको फाइनली 12th को ही सिलेबस को फेस करना है, इसीलिए हम 12th का ही सिलेबस एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, सो अगर फिजिक्स की तरफ हम देखते हैं तो फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट है जो 8th क्लास में, 9th क्लास में या 10th क्लास में आपको हुए हैं, आपको कहाँ पे आपने उसको पढ़ा है, आपको जैसे ही हम सिलेबस का एनालिसिस करने लगेंगे कि आपको पता लग जाएगा, हाँ सर इसको मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैं क्यों ना साइंस ले सकता हूँ। अगर आपको लग रहा है नहीं नहीं ये मैंने पढ़ा ही नहीं है, इसको तो मैंने देखा ही नहीं है, कभी इसको तो मैंने सुना ही नहीं है, तो आप सोच सकते हो कि आपको साइंस या आपको लेना है या नहीं लेना है, या आपको कॉमर्स या अदर फील्ड आपको चॉइस करनी है। ओके, तो हम फिजिक्स का सिलेबस देखते हैं कि 12th में फिजिक्स के पूरे 16 लेसन है। ओके, 12th में फिजिक्स के पूरे 16 लेसन है, उस 16 लेसन में आपको पूरे 16 लेसन कंप्लीट करने हैं। अब सर अब ये 16 लेसन है, ये तो पूरे इसके नेम है हमको नए नए दिख रहे हो, रोटेशनल डायनामिक हो, चाहे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड हो, अप टू द सेमीकंडक्टर ऑफ द डिवाइस, यहाँ तक के लेसन आपको एनालिसिस करना है। हम इसका हर चैप्टर हो या लेसन हो उसका वीडियो अलग से डिटेल में बनाएंगे, मगर अभी शॉर्टली हम एनालिसिस करते हैं कि कौन से लेसन में हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, सो अगर देखा जाए रोटेशनल डायनामिक्स, जो फिजिक्स का फर्स्ट लेसन है रोटेशनल डायनामिक्स, वो 12th में आपको इसको पढ़ना है। तो रोटेशनल डायनामिक्स में दो मोशंस इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने 8, 9 या कक्षा में उसको पढ़ा होगा, चाहे वो मराठी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हुआ है। तो इसी को लेके यहाँ पे रोटेशनल डायनामिक्स में हमें टू मोशन के बारे में पढ़ना है, एक है सर्कुलर मोशन और दूसरा है रोटेशनल मोशन। ओके, तो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन में कि हमें उसके एप्लीकेशन है, व्हाट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन देयर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कांस्टेंट स्पीड होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज कंटिन्यूअसली चेंजेस। ओके, सो उसकी कुछ एप्लीकेशन है, उसको इस रोटेशनल डायनामिक्स में उसके आपको एप्लीकेशन पढ़ना है। ओके, सो उसके एप्लीकेशन में क्या है कि एंगल ऑफ बैंकिंग रोड है, ओके, व्हीकल जो है उसका वेट कहाँ बैलेंस होता है, उस नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। ओके, तो इसके जो एप्लीकेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, आपको इस लेसन में पढ़ना है। उसका जो सेकंड पार्ट आता है वो है रोटेशनल मोशन, जो मोशन एक्सिस की अराउंड ही होता है। ओके, इट सेल्फ एक्सिस के अराउंड होता है, उसको हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के हमें इस लेसन में उसको लर्न करना है। अभी जैसे रोटेशनल डायनामिक्स में हमें सर तो इसका बेसिक कहाँ पे, तो इसका बेसिक आपको 8 या 9 या 10 क्लास में मिलेगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। ओके, सो इसका बेस है व्हाट इज द सर्कुलर मोशन, द मोशन अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल, इट इज कॉल्ड ए सर्कुलर मोशन। ओके, सो इसके डेफिनेशन हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट है, आपको 8 हो या 9 हो या 10 में आपको है, अगर जिस स्टूडेंट ने उसको अच्छे से पढ़ा हुआ है वो ये करेगा। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन है कि व्हीकल अराउंड द हॉरिजॉन्टल रोड, व्हीकल अराउंड द बैंक द रोड। ओके, तो इसके जो एप्लीकेशन है इसी लेसन में हमें जो सिंपल पेंडुलम है, कोनिकल पेंडुलम है, इसके बारे में पढ़ना है। आपने पेंडुलम के बारे में 10th में पढ़ा हुआ है। ओके, तो इसी को लेके ये रोटेशनल डायनामिक्स है। सिमिलरली जो फिजिक्स के 16 लेसन है, चाहे वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड हो, इसमें हमें वाटर के बारे में पढ़ना है, वाटर का बिहेवियर क्या है। हम अगर फिजिक्स में जाते हैं तो पूरा डिटेल हमें उसको पढ़ना है कि हर
हर टाइम में, चाहे वो आइस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसेस हो, उसमें वाटर क्या बिहेवियर करता है। ओके, इसलिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, इसमें हमें सरफेस टेंशन, व्हाट इज द सरफेस टेंशन, व्हाट इज द सरफेस एनर्जी, व्हाट इज द मॉलिक्यूल, इसके डिटेल में जाके आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, हर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या है, इसको हमें यहाँ पे पढ़ना हुआ है। अगर सेकंड लेसन, थर्ड लेसन देखा जाए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसियस एंड रेडिएशन, इसी इस लेसन को भी उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक गैसियस थ्योरी ऑफ द गैसियस एंड सेकंड है रेडिएशन। ओके, अभी गैसियस में हमें, जैसे कि हमें लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल में हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड में पढ़ा है, इसमें सबसे दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, एक है प्रेशर और दूसरा है वॉल्यूम और उसके साथ में टेम्परेचर। ओके, प्रेशर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, तो इसी को लेके जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसियस, चाहे वो वाटर मॉलिक्यूल हो चाहे वो गैसियस मॉलिक्यूल हो, तो इसको देख के हमें पूरा एग्जैक्टली एनालिसिस करना है। हाँ, मैंने वाटर की प्रॉपर्टीज हमें पता है, हमें जो फ्लूइड के बारे में पता है। ओके, तो थर्ड लेसन में जो रेडिएशन है, रेडिएशन में हमें जो कोएफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, ओके, सो अलग अलग तरह की जो रेडिएशन है, इसको हमने कहाँ पे पढ़ा है, आपको 9th और 10th में था कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन, ओके, व्हाट इज द इंसिडेंट एंगल, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन एंगल, व्हाट इज द रिफ्रैक्शन एंगल। तो इसके बारे में आपने 9th और 10th में पढ़ा है। अगर आपने वहां पे अच्छे से पढ़ाई की है तो ये फिजिक्स का लेसन आपको सिंपल जाएगा। जो फोर्थ लेसन को हम देखते हैं उसका नाम थर्मोडायनामिक्स है। ओके, थर्मोडायनामिक, इट इज रिलेटेड विद एनर्जी। ओके, एनर्जी मतलब आपको पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक, एनर्जी इज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी चेंजेस टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म टू डू वर्क और वाइस वर्सा। ओके, इसी को लेके हमें इस थर्मोडायनामिक में जो पॉइंट्स है, जो इस स्लैबस है, या जो इसमें पॉइंट्स की तरफ हम जाते हैं, तब हमें सिस्टम के बारे में पढ़ना है। सिस्टम, व्हाट इज द सिस्टम, क्या होता है, व्हाट इज द बाउंड्री, और सिस्टम की भी कुछ जो टाइप है, जैसे कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, कुछ प्रोसेस हमें मिलेंगे, आइसोक्लोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, तो प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। जो इसका भी बेसिक हमें 9th और 10th में था, इट इज रिलेटेड विद प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। इसी लेसन में हमें वर्क डन के बारे में भी पढ़ना है। वर्क डन मींस W इज इक्वल टू Fs बोलते हैं। यस, वर्क का फार्मूला क्या बोलते हैं, W इज इक्वल टू Fs मींस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसी को लेके यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन मिलेंगे, कुछ प्रोसेस मिलेंगे, कुछ आपको यहाँ पे डेफिनेशन हो या कुछ आपको स्टेटमेंट हो। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, हीट का ट्रांसमिशन क्या होता है, हीट ऑफ कंबंशन क्या होता है, कंबंशन का कॉन्सेप्ट, जलना मतलब, उसमें सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में आपको पढ़ने के। इट इज रिलेटेड विद एनर्जी, टेम्परेचर, वर्क डन, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सबके बारे में आपको इस थर्मोडायनामिक में आपको पढ़ना है। ओके, तो उसके बाद में हमें जो फिफ्थ लेसन है वो है ऑसिलेशन। अब ये एक मोशन ही है, ऑसिलेशन, उसके उसके बारे में हमें लर्न करना है, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या असर होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें ऑसिलेशन में पढ़ना है। उसके बाद में हम अगर एक अलग से 6 लेसन, 7 लेसन और 8 लेसन को देखते हैं, और 6 और 7 जो है वो वेव्स के बारे में, जिसके हमने इसका बेसिक साइन वेव्स हो या कोसाइन वेव्स हो। ओके, तो ये वेव्स के बारे में पढ़ना है। तो जो वेव्स है, चाहे वो साइन वेव्स हो चाहे वो कोसाइन वेव्स
है उसके बेसिक आपको 9th और 10th में मिलेगा। ओके, व्हाट इज द वेवलेंथ, व्हाट इज द क्रस्ट, व्हाट इज द टर्व, ये जो है वहाँ पे आपको मिलेगा। तो इसमें हमें जैसे कि हम देखते हैं सुपर पोजिशन ऑफ द व्यूज, अलग अलग आपको व्यूज के बारे में पूरा लर्न करना है। तो ये जो 6 और 7 है इसलिए इट इज टोटली अपॉन व्यूज। बाद में आते हैं जो लेसन नंबर 7 है, लेसन नंबर 8 है। हम शॉर्टली एनालिसिस कर रहे हैं, जब भी हम इसको पूरा एक लेसन लेके पढ़ेंगे तो हम इसमें डिटेल में जाके पूरा पढ़ेंगे। ओके, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 8 का 8 लेसन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें चार्जेस के बारे में पढ़ना है। करंट जो है, जो चार्जेस है एट अ रेस्ट पोजीशन में क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसी के बारे में इसमें ही हमें कूलम्ब्स लॉ को पढ़ना है। ओके, तो अलग अलग लॉ वो रिलेटेड विद चार्जेस के रिलेटेड है, चाहे हम चार्जेस हम अलग अलग बॉडी में हम चार्जेस कैसे, इसमें हमें गॉस थ्योरम क्या है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, ये पूरे हम यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो अगर हम पूरे स्लैब शॉर्ट के एनालिसिस कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इस सिलेबस को कैसे डिवाइड किया हुआ है। कुछ कुछ जो नॉलेज है आपको वेव्स के बारे में पढ़ना है, कुछ चार्जेस के बारे में पढ़ना है। अभी जो आगे का लेसन देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट के बारे में, करंट के मतलब व्हाट इज द करंट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द वोल्टेज। तो अगर करंट हो या वोल्टेज हो, ये जो क्वांटिटीज है, ये जो इसके जो प्रॉपर्टीज है इसके बारे में आपको पढ़ना है। अभी करंट के बारे में देखा जाए तो ओम्स लॉ, V is equal to IR, V is directly proportional to R। ओके ओके, तो ऑल कॉन्सेप्ट हमें इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है। तो इसका बेसिक्स आपको क्या लगता है कि आपको बैटरी क्या होती है, फ्यूज क्या होता है, स्विच क्या होता है। ओके, बाद में रजिस्टर क्या होता है, व्हाट इज द रजिस्टर, अपोजिशन ऑफ द करंट, व्हाट इज द करंट चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट, व्हाट इज सर्किट, हमें यहाँ पे सर्किट डिजाइन करना पड़ता है। व्हाट इज सर्किट इन सीरीज, पैरेलल, कैपेसिटर इन पैरेलल, रजिस्टर इन पैरेलल, रजिस्टर इन सीरीज। व्हाट इज द ओम्स लॉ। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अभी हमने देखा, तो हमें शॉर्टली एनालिसिस करना है कि नहीं तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी जैसे हम 10th 11th 12th लेसन देखते हैं, ये जो लेसन है वो मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड और इनका जो रिलेशन है उसके बारे में पूरा हमें यहाँ पे पढ़ना है। जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होगी वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगी। तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसमें हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है, एज सिमिलरली हमें एनालॉगस करके मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में पढ़ता है। हर बॉडी में, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे रॉड हो, चाहे वो रेक्टेंगल शेप बॉडी हो, तो इसके बारे में हमें मैग्नेट के बारे में डिटेल में जाके पढ़ना है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ओके, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमें ये पता है। ओके, तो यहाँ पे जो हमें बार बार मैग्नेट हो या मैग्नेटिक फ्लक्स हो, अलग अलग कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे, इट इज रिलेटेड विद मैग्नेट और इट इज रिलेटेड विद करंट। इसका रिलेशन को लेके हमें ये पूरा ये लेसन हमें पढ़ना है। मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, जैसे कि मैग्नेट को कौन से ऐसे मटेरियल जो अट्रैक्शन करते हैं, जैसे कि फेरस हो, निकेल हो, कोबाल्ट हो, कौन से ऐसे मेटल है कि जो अट्रैक्शन नहीं करते हैं। तो इसके बारे में मैग्नेटिक मटेरियल में हमें डिटेल में जाके पढ़ना है। कुछ आपको यहाँ पे लॉज मिलेंगे, कुछ आपको स्टेटमेंट मिलेंगे, तो इसको हमें मैग्नेटिक मटेरियल में पढ़ना है। सिमिलरली इंडक्शन के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे कि हम मोटर देखते हैं, इसके एप्लीकेशन कुछ देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ओके, बाद में एसी सर्किट के बारे में, जैसे कि अभी ये जो एक्चुअली ये लेसन फुल डिटेल में जाके अगर आपको पढ़ना है तो इसके लिए बहुत टाइम लगने वाला है। चाहे वो एसी सर्किट हो, चाहे वो मैग्नेटिक मटेरियल हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो। अभी हम यहाँ पे शॉर्ट एनालिसिस कर रहे हैं, तो एसी, व्हाट इज एसी, अल्टरनेटिंग करंट्स। ओके, व्हाट इज द डीसी, डायरेक्ट करंट। तो एसी हो या, इसमें हमें सर्किट के बारे में, अभी जब भी हम
सर्किट के बारे में पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली बैटरी को लेके करंट, बैटरी है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टेंस है, जो अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक हो या इलेक्ट्रिकल जो इंस्ट्रूमेंट हो, इसका जो वर्किंग हो, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में हमने देखा है। तो ये जो सारे जो कॉन्सेप्ट है ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। सर तो इसका बेसिक आपने कहाँ पे पढ़ा? ओके, तो इसका बेसिक आपको 9th और 10th में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको करंट के बारे में आपने पढ़ा है, जाके अपने वोल्टेज के बारे में पढ़ा है, आपने रजिस्टर के बारे में पढ़ा है। तो करंट, रजिस्टर, वोल्टेज, ये सब कॉन्सेप्ट यहाँ को आपको एसी सर्किट में दिखेंगे। रेडिएशन रेडिएशन एंड मैटर, ड्वेल नेचर, इसमें रेडिएशन के बारे में पढ़ना है। ओके, एनर्जी का, एनर्जी जो एटम जो होता है, न्यूक्लियन न्यूक्लियस हो उसका, उसमें प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, जो अराउंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन हो, तो उसका जो एनर्जी लेवल है, जैसे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, उसमें क्या होता है, अलग अलग तरह के प्रोसेस, अलग अलग तरह के रेडिएशंस, ये यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो एटम जो 50 लेसन हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चाहे वो 60 लेसन हो सेमीकंडक्टर ऑफ द डिवाइस, सेमीकंडक्टर ऑफ डिवाइस, दिस लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आगे जाके आपने अगर इंजीनियरिंग चॉइस किया हो तो ये सेमीकंडक्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। ओके, बीजेटी, जिसकी बीजेटी मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं, इसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, सेमीकंडक्टर जो है, जो इसका यूज करके हमें अभी जो टेक्नोलॉजी हम देखते हैं वो पूरी टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर के को ही लेके अभी है। ओके, लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फिजिक्स आपको पूरे साल में 12th में इसको पढ़ना है, और इसका जो बेसिक है आपको 11th पूरा एक साल आपको मिलेगा इसका बेसिक पढ़ने के लिए। तो अगर आपको इसका थोड़ा भी है कि हाँ इसको मैंने 8 कक्षा हो या 9 कक्षा में पढ़ा है, तो आप कर सकते हैं, डेफिनेटली आप साइंस ले सकते हैं। ओके, सो अगर आपको लगता भी हो कि हाँ मैं अगर अभी भी मेरे पास इसका बेसिक नहीं है, मगर मैं इसका बेसिक 11th में जाके कर सकता हूँ, तो भी आप आगे पीछे ना आए, आप आगे आके साइंस ले सकते हैं। तो इसके बाद में जो सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री। ओके, तो यही है फिजिक्स का सिलेबस। अगर हमने डिटेल में जाके पढ़ना है तो उसके कॉन्सेप्ट यही है। बाद में आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। अब ये सेकेंड लेसन है, जैसे कि हमने ग्रुप हम बोले थे कि पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी, तो अभी ये जो सेकेंड है केमिस्ट्री, दिस सब्जेक्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, केमिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, तो इसका बेसिक आपको क्या होना चाहिए? केमिस्ट्री का बेसिक आपको 8 क्लास में मिलेगा, 9 क्लास में मिलेगा, 10 क्लास में मिलेगा। तो ये जो 8 कक्षा हो, 9 कक्षा हो या 10 कक्षा हो, इसका बेसिक आपको वहाँ पे मिलेगा। सर एग्जैक्टली हमें केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है? ओके, तो एग्जैक्टली आपको केमिस्ट्री में, जैसे कि आपने 9th में और 10th में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, आपने एटम के बारे में पढ़ा था, आपने कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको केमिस्ट्री में दिखेंगे और केमिस्ट्री में है। सो जो एलिमेंट है, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो या अदर 118 जो एलिमेंट है, जो नोबल गैसेस है, इसका बेस लेके आगे आपको पढ़ना है। तो इसमें एग्जैक्टली है कितने लेसन, एग्जैक्टली ये सिलेबस है क्या? तो इसको अगर हम देखते हैं तो केमिस्ट्री में भी पूरे 60 लेसन है। जैसे कि हमने देखा कि फिजिक्स में पूरे 60 लेसन है, एज एंड सिमिलरली यहाँ पे केमिस्ट्री में भी पूरे 60 लेसन है। तो 16 लेसन को हम जब भी देखते हैं तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट है। अभी सॉलिड के बारे में आपने तो 8, 9 और 10 में पढ़ा ही है। यहाँ पे आके आपको थोड़ा डिटेल पढ़ना है, क्योंकि सॉलिड के प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाई सॉलिड इज सॉलिड।
सॉलिड ब्रेक क्यों नहीं हो रहा है, उसमें जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हायर स्ट्रॉन्गर है इसलिए वो ब्रेक नहीं हो रहा है। कि इसके अलग अलग, इसके हम डायमंड बोलते हैं, गोल्ड गोल्ड बोलते हैं। तो हर सॉलिड की प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग है। तो इसी के बारे में हमें इस सॉलिड स्टेट में पढ़ना है। हमें तो पता है एनवायरमेंट स्टेट के बारे में हम जानते हैं। तो आइस वो या लिक्विड हो या गैसियस हो, ये क्या है, उसके स्टेट है ना, जैसे आप सॉलिड लिक्विड और गैसियस बोलते हैं। तो इसी का बेसिक लेके यहाँ पे सॉलिड स्टेट के स्टेट क्या है इसमें पढ़ना है। उसका जो सेकंड लेसन है वो है सॉल्यूशन। यहाँ पे देखा जाए तो सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, ये जो तीनों लेसन है इट इज रिलेटेड विद लिक्विड एंड सॉलिड। ओके, अब इस सॉल्यूशन के बारे में देखा जाए तो सॉल्यूशन में हमने देखा था कि what is the solution, what is the solvent, what is the solute. Okay, the small quantity having it is a solute. Okay, जो maximum quantity में रहता है वो solvent है, और दोनों का जो मिल के जो बनता है वो है solution. Okay, so यहाँ पे solution में फिर हमें solid solid liquid liquid अलग अलग solution हो, या इसी लेसन में हमें कि जो प्रॉपर्टीज है, ओके, हर एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो इसके अभी ये आइडियल इक्विलिब्रिया हो तो वहां तक हमें और कॉन्सेप्ट जो मिलते हैं वो है एसिड, व्हाट इज द एसिड, व्हाट इज द बेस, व्हाट इज द सॉल्ट। ये पूरा बेसिक आपको 8 या 9 या 10 क्लास में हुआ है। अगर वो आपको याद है या आप उसको कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स में भी कुछ रिएक्शन मिलेगी, जैसे आपने 10th में देखा था रिएक्टेंट प्रोडक्ट, उसमें जो फॉर्मेशन होगा, ओके, जो रिएक्टेंट कितने होंगे वो हम प्लस करके लेंगे, उसके बाद में जो फॉर्मेशन होगा उससे उसे हम एरो दिखाएंगे। अगर कुछ सॉलिड हो तो सॉलिड एस लिखेंगे, उसका जो पूरा बेस है उस बेस को लेके व्हाट इज द रिएक्शन, रिएक्शन आप किसको बोलते हैं, व्हाट इज द एसिड, एसिड किसको बोलते हैं, बेस कौन से, कंपाउंड क्या है। जो अगर आपने 8 या 10 या कक्षा में आपने कंपाउंड पढ़े, जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो एसिड है, सॉल्ट है, बेस है, इनकी जो रिएक्शन है, पूरा एलिमेंट्स, ये आपको अगर इसका नॉलेज हो तो डेफिनेटली आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाद में इंपॉर्टेंट आता है जैसे कि 10th और 9th को था पीरियोडिक टेबल। ओके, पीरियोडिक टेबल के ऊपर जो लेसन है यहाँ पे वो 7th लेसन है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, 17, 18। हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था कि कुछ ग्रुप्स है, कुछ पीरियड्स है ना, 18 ग्रुप्स, कुछ नोबल गैसेस है। तो जो पीरियोडिक टेबल की जो ब्लॉक है, एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो, उसमें जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का यहाँ पे उसके प्रॉपर्टीज क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जो आपको ये 9th में था। तो इसको लेके ये हमें पढ़ना है। उसके बाद में हम देखते हैं कि 8, 9 लेसन में कंपाउंड के बारे में अलग अलग कंपाउंड आपको यहाँ पे उसके प्रॉपर्टीज पढ़ने को मिलेंगे। बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का लेसन है वो है 10th लेसन। बाकी के भी इम्पोर्टेंट है मगर ज्यादा स्कोर या ज्यादा मार्क्स देने वाला या ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है 10th हेलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, इसमें हमें हर प्रॉपर्टीज यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाली जो कंपाउंड है उनकी जो रिएक्शन है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। ओके, फिर बाद में अल्कोहल, अल्कोहल के जो अल्कोहल है जैसे हम OH बोलते हैं, अगर किसी अल्किल ग्रुप को OH अटैचमेंट हुआ तो वो बन जाएगा अल्कोहल। आपको अगर 11th में या 12th में केमिस्ट्री अगर सिंपल करना है तो आपको जितने जनरल फार्मूलाज है, चाहे वो हाइलाइड अल्किल हाइलाइड का हो, एसिड का हो, बेस का हो, अल्कोहल का हो, उसमें एल्डिहाइड्स हो या कीटोन्स हो या अमाइंस हो, जितने ही मॉलिक्यूल, जितने ही कंपाउंड है उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके लिए आपको बेस लगेगा, टोटली बेस, पीरियोडिक टेबल, कंपाउंड,
इसको अगर आपने अच्छे से किया है तो केमिस्ट्री आपको सिंपल ही जाएगा। ओके, बाद में बायोमोलिक्यूल्स, उसमें उसके जो पहले के लेसन है एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोनिलिक एसिड, अमाइंस हो, ये टोटली बेस्ड ऑन कंपाउंड के ऊपर है, कंपाउंड के रिएक्शन, अल्कोहल किसको बोलते हैं। बाद में जो 14 लेसन है वो है बायोमोलिक्यूल्स। इसमें हमें हमें पता है कि बायोमोलिक्यूल्स में चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो जिसको हम बोलते हैं कि मतलब प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स होंगे, या अदर जो फैट्स, ऑयल्स एंड फैट्स बोलते हैं, तो उसके उसके बारे में हमें पढ़ना है। प्रोटीन्स, टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स कौन कौन से, सैचुरेटेड प्रोटीन्स क्या है, तो इसका जो डिटेल है वो हमें बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ना है। बाद में कुछ केमिस्ट्री के कंपाउंड है, नायलॉन 6, नायलॉन 66, पॉलीमर, जो ऐसे जो कॉन्सेप्ट है वो हमें यहाँ पे पॉलीमर केमिस्ट्री में पढ़ना है। जो लास्ट का लेसन है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नैनो टेक्नोलॉजी। अभी ये जो लेसन है ये थोड़ा जनरल लेसन ही बोल सकते हैं। जैसे जैसे कि हम जब भी हम मेडिकल में जाते हैं, हमें होती है, तो अगर हमें फीवर है, यानी अगर हमें कोल्ड है, तो कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए, क्या है उसमें, ये एक जनरल जो पूरा है केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट, ये केमिस्ट्री में बताया गया है। और उसको लेके जो अभी नैनो टेक्नोलॉजी है वो या नैनो केमिस्ट्री है उसके बारे में एसिड हो, चाहे वो कम, चाहे वो बेस हो, है ना। तो इसका बेसिक आपको अगर लगता है कि हाँ आपको पूरा एक साल मिलने वाला है 11th इसका बेसिक्स अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, क्या अगर आपको थोड़ा ही इसके बारे में पता है कि हाँ मैं आगे जाके इसको कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप साइंस की तरफ जा सकते हैं। ओके, सो अभी हमने ग्रुपिंग के बारे में भी पढ़ा था कि जो ग्रुप है हमारे पीसीएम या पीसीबी, तो यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दो सब्जेक्ट तो कंपलसरी है। तो उसके बाद का जो सब्जेक्ट है, अभी यही सिलेबस आपको केमिस्ट्री में है, अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। ओके, सो उसके बाद में जो पीसीएम लेने वाले हैं, जो मैथ्स लेके इंजीनियरिंग या अदर टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मैथ्स लेना कंपलसरी है। और मैथ्स अभी ये जो मैथ्स है, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 आपको 12th के लिए है, चाहे वो कॉमर्स हो चाहे वो साइंस हो, उनके लिए भी मैथ्स 1 और मैथ्स 2 है। अभी मैथ्स 1 और मैथ्स 2 को डिवाइडेशन किया हुआ है। जैसे कि हम मैथ्स 1 को देखते हैं, तो हमें यहाँ पे मैथ्स 1 में जो लेसन है, अभी मैथमेटिकल लॉजिक, जैसे कि मैट्रिसेस है, ट्रिगोनोमेट्री, तो अभी मैथ्स 1 हो या मैथ्स 2, इसका बेसिक आपको 10th में है, पूरा 10th में है। अभी अगर मैथ्स 1 हो मैथ्स 2 में क्या है 10th में बेसिक, आपको एक ट्रिगोनोमेट्री करके लेसन था। उस लेसन में आपने आपने साइन, कोसाइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, जितने भी फार्मूलाज है, ये आपने अगर अच्छे से किए किए हैं, जितने भी एंगल है, तो ये आपको मैथ्स 2 जो है ये आपको सिंपल जाने वाला है। ओके, तो जो मैथ 1 है उसमें आपको एक मैथमेटिकल लॉजिक, जैसे ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, स्टेटमेंट देंगे, उसमें ट्रू और फॉल्स के कुछ अजम्पशन होंगे, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। मैट्रिसेस में कहाँ पे आपने जो मैट्रिसेस पढ़ा था, वो 10th में आपको एक डिटर्मिनेंट आप निकालते थे, और उस बाद में dx, x, y की वैल्यू निकालते थे, है ना। उसको आप क्रेमर रूल भी कहते थे। वहाँ पे आपने डिटर्मिनेंट निकाला है, उसी को लेके ये मैट्रिक्स का बेस है। मैट्रिक्स में आपको डिटर्मिनेंट तो है, उसके आगे की स्टेप है मैट्रिक्स का एडिशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज एलिमेंट्स, ये पूरा मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। बाद में जो लेसन है ये जो M1 मैथ में है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे
तीन जो है, एक है सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला। अभी आपको नाम नए नए सुनने को लगेंगे, मगर इसका भी बेसिक आपको कर्व्स में हुआ है। अगर आपको पता है कि सर्कल क्या है, उसका सरकमफेरेंस क्या है, उसके रेडियस की प्रॉपर्टीज क्या है, डायमीटर क्या है, लाइन लाइन के बारे में हमको था मैथमेटिक्स में 10 में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उसी का ही बेसिक लेके यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ फार्मूलाज है, उसके ही बारे में हमें पढ़ना है। लाइन इन पैरेलल, लाइन इन परपेंडिकुलर, लाइन इन परपेंडिकुलर रहा तो उसका एंगल कैसे हम लेंगे, एक्यूट एंगल कैसे लेंगे। ओके, तो ये पूरा यहाँ पे हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो या हाइपरबोला हो या पैराबोला हो, उसमें हमें पढ़ना है। बाद में कौन सा लेसन है, वेक्टर। वेक्टर के बारे में चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, उसमें भी था वेक्टर के बारे में, है ना, स्केलर स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसी को लेके हमें वेक्टर हमें दिया हुआ है, वेक्टर की एडिशन कैसे करनी है, सब्सट्रैक्शन कैसा करना है, व्हाई इंपॉर्टेंट इज वेक्टर। लाइन हो या प्लेन हो, उसमें वेक्टर के कुछ फार्मूलाज है। इसमें ज्यादातर M1 में आपको फार्मूला लर्न करना है, कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, और उसी के ही ऊपर है। M1 सिंपल है, अच्छे से अगर आप फार्मूलाज प्रिपेयर करते हो तो ये आसान आपको हो जाएगा, और इसमें स्कोर होने के भी चांसेस है। अब M2 के बारे में देखा जाए कि मैथमेटिकल स्टैटिक्स, चाहे वो साइंस हो या कॉमर्स हो, उनके ही बारे में अभी जब भी हम देखेंगे कि अभी मैंने बोला कि यहाँ पे आपको थोड़े नाम, थोड़े लेसन थोड़े नए दिखेंगे, जैसे कि डेरिवेटिव्स क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, लिमिट्स क्या है, कंटिन्यूटी क्या है ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ये जो नाम आपको नए नए दिखेंगे, मगर आपका अगर 10th का अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो ये आपको आएगा। जैसे कि मैंने बोला था कि ट्रिगोनोमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। जो अभी 10th पढ़ रहे हैं उनको ये देखना चाहिए कि आगे जाके आपको साइंस में या मैथ में करियर करना है तो आपको ये लेसन बहुत अच्छे से करना है, ट्रिगोनोमेट्री। तो ये डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन, ये जो एंटी एंटी प्रोसेस है, इसके जो फार्मूलाज है, चाहे वो डेरिवेटिव्स के हो चाहे वो इंटीग्रेशन के हो, ये इसका बेसिक आपको फार्मूलाज, अगर आपको अच्छे से पूरे फार्मूलाज लर्न है, उसके जो रिलेशन है वो लर्न है, तो आपको ये डेफिनेटली ये सिंपल जाने वाला है। ओके, यानी कि साइन हो, कॉस है, जैसे कि हमने 10th में पढ़ा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। जब भी हम इसके ऊपर डिटेल 1 बाय 1 मैथ्स के ऊपर जो वीडियोस बनाएंगे, चाहे वो मैट्रिक्स हो, चाहे वो M1 का लेसन हो, चाहे वो M2 का लेसन हो, इस वहाँ पे हम डिटेल में इसका एनालिसिस करेंगे। मगर अभी शॉर्ट एनालिसिस हम कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे M1 और M2 में मैंने जैसे बेसिक बताया कि ट्रिगोनोमेट्री जो लेसन है वो M2 की तरह बहुत, M2 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। M1 के लिए सर्कल हो, हाइपरबोला हो, पैराबोला हो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, ये सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में यही है जो लेसन हमें दिखेंगे। बाद में अभी जो हमारा PCM ग्रुप हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जो स्टूडेंट टेक्निकल को तो ये हो गया है, अभी जो मेडिकल साइड में जाना चाहते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो फार्मेसी हो, बी फार्म हो, डी फार्म हो, उसमें जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं उनके लिए बायोलॉजी करके ये सब्जेक्ट है। चाहे आपने PCM भी ग्रुप लिया हो, मैथ्स के साथ आपने बायोलॉजी भी ली हो, चाहे कि आपका 12th के बाद डिसीजन बदल गया, नहीं मुझे मेडिकल फील्ड में नहीं जाना है, मुझे टेक्निकल फील्ड में जाना है, नहीं मुझे टेक्निकल फील्ड में नहीं जाना है, मेडिकल में फील्ड जाना है, आपने दोनों भी लिए हैं, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या वो बायोलॉजी हो या मैथ्स हो, यानी बायो का ग्रुप और मैथ्स का ग्रुप अलग अलग देखते हैं। तो यहाँ पे हम बायोलॉजी के बारे में देखा जाता है। अभी 12th की बायोलॉजी है क्या, जब भी हम 12th के बायोलॉजी की तरफ देखते हैं तो हमें, जो हमने अभी तक 5th कक्षा से लेके 10th कक्षा तक हमने जो साइंस में पढ़ा हुआ है, वो वही उसी का ही बेसिक लेके हमें 12th की बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन करना है।
बेसिक क्या है एग्जैक्टली? बेसिक तो हमें पता है। बायोलॉजी मतलब क्या? बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन से है ना? बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन से? बॉटनी और जूलॉजी। जैसे कि बॉटनी में हम देखते हैं कि प्लांट की स्टडी करने, जो जूलॉजी में हमें एनिमल की स्टडी करने, ह्यूमन ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है ना? जैसे कि मल्टी, इसमें अगर कॉन्सेप्ट को देखा जाए, सेल्स क्या होती है ना? व्हाट इज द सेल? सेल इज अ फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। व्हाट इज द टिश्यू? इसका वर्किंग क्या है? टिश्यू के टाइप कितने हैं? यहाँ में 9 8 तक हुआ था, उसी का ही बेसिक लेके हमें यहाँ पे बायो बायोलॉजी पढ़ना है। पूरे 15 लेसन है बायो के लिए। हर लेसन एक अलग अलग नॉलेज के ऊपर आपको डिपेंड है। पूरा आपने अभी तक 5th से लेके 10th तक जो कुछ पढ़ा है उसका ही बेस लेके आपको यहाँ पे बायो में दिया हुआ है। अभी लेसन फर्स्ट और लेसन सेकंड जब भी हम देखते हैं तो वहाँ पे देखो, एनिमल हो या प्लांट हो, उसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, यूनिसेल एनिमल जो है, अमीबा जिसको हम बोलते हैं, जो अलग अलग एनिमल की जो बिहेवियर हो या अलग प्लांट के जो प्रॉपर्टीज हो, या प्लांट जैसे कि हम कैक्टस बोलते हैं, फंगी बोलते हैं, सबका डिटेल में एनालिसिस यहाँ पे आपको मिलेगा। बाद में जो मॉलिक्यूल्स जो है, यहाँ पे अगर देखा जाए लेसन नंबर 3 इन इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें हमें डीएनए, आरएनए, व्हाट इज इन 10th में पढ़ा था। डीएनए आरएनए तो पढ़ा था। उसके बाद में हमें ट्रांसफर ऑफ द जीन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो होता है प्रोसेस, उसके भी बारे में जो डिटेल में सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना है। ओके। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ मतलब हम देखते हैं, हम अभी जो है, पहले हम क्या थे, है ना? जो ग्रेजुअली चेंजेस इन हैपनिंग इन ह्यूमन बीइंग, इट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो उसी इवोल्यूशन को लेके, चाहे वो एनिमल हो, है ना, तो उसमें जो चेंजेस हुए हैं वो हमें पढ़ना है। प्लांट में भी हाइब्रिड जैसी अभी टेक्नोलॉजी आई है, उसको ही लेके हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जब भी हम लेसन नंबर 6 7 की तरफ जाते हैं, प्लांट वाटर रिलेशन, हमें हमें अभी ये 8 9 में हमारा हुआ था कि प्लांट वाटर का रिलेशन क्या है। ओके। जैसे कि रूट्स है, रूट्स प्लांट को ऑब्जॉर्व करके पूरे वाटर को ऑब्जॉर्व करके पूरे प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। तो एक रूट हियर क्या है, रूट क्या है, रूट का फंक्शन क्या है, प्लांट जैसे कि इसका बेसिक आपको अगर देखा जाए 9th और 10th में था, फोटोसिंथेसिस करके जो लेसन है, उसको उसमें हाउ द प्लांट प्रिपेयर द फूड, है ना? तो उसका जो बेस है इसमें है, इनके प्लांट कैसे बिहेवियर करते हैं, इसमें हमें डिटेल में जाके पढ़ना है। वाटर मॉलिक्यूल्स, कुछ प्रोसेसेस भी इसको इसमें हमें मिलेंगे। ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या है, पूरे केमिस्ट्री में ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये प्रोसेस आपको, ये जो कॉन्सेप्ट है, देखने के लिए मिलेंगे। बाद में हम जब भी ये प्लांट और एनिमल के होने के बाद हम ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी की तरफ जब जाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसके बारे में हमें यहाँ पे डिटेल पढ़ना है। जो हमारे प्रोसेसेस है हमारे शरीर के अंदर चलती है, सर्कुलेशन हुआ, है ना, ब्रीथिंग हो गया, इसके रिलेटेड हमें पढ़ना है। हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, तो वो प्रोसेस कैसे करता है, हमारे जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसे प्रोसेस करती है, हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, ब्रेन के टाइप ऑफ कितने हैं, या ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, उसको डिवाइड करके हमें पढ़ना है, उसका एक एक पार्ट। हियरिंग सेंटर कहाँ पे है, विजुअलाइज सेंटर कहाँ पे है, ये पूरा हम इस आपको बायोलॉजी में आपको पढ़ना है। बाद में कंट्रोल सिस्टम किसको बोलते हैं, जो हमारे ब्रेन से हम उसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, है ना? तो हमारे पूरे बॉडी के ऊपर जो कंट्रोल रखता है, वो कंट्रोल सिस्टम कौन से है, उसका ये आपको, वैसे देखा जाए तो बायोलॉजी में पूरा
डिटेली आपको पढ़ना है, अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपको रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसा होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन से इंपॉर्टेंट है, किडनी है ना। बाद में लिवर के बारे में आपको पढ़ना है। ये पूरा ह्यूमन बॉडी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बाद में रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है, वो कैसे उसका ये होता है, पूरा एनालिसिस आपको इस बायोलॉजी में करना है। ये ह्यूमन मेल फीमेल के ये होने के बाद जो अभी टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्रॉप का यील्ड है वो कैसा इंक्रीज हो रहा है, हमारी इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है, इसमें क्या है कि हमारी बायोटेक्नोलॉजी हमें हेल्पफुल कैसे रहती है, ये पूरा ये बायोटेक्नोलॉजी में हमें देखना है। एक्चुअली अगर देखा जाए कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का इफेक्ट क्या गिरता है बायोटेक्नोलॉजी में, हमें जैसे कि हम जॉब की तरफ जब भी जाते हैं कि कुछ जॉब्स ऐसे हैं कि आप उसका यूज यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके आप मैक्सिमम जॉब प्रोड्यूस भी कर सकते हो और खुद भी आप जॉब कर सकते हो, है ना। बाद में हमें सिस्टम के बारे में भी पढ़ना है। सिस्टम के बारे में मतलब हमने इको इको सिस्टम पढ़ा था, कुछ साइकिल पढ़े थे 9 में 10 में, वाटर साइकिल बोलते हैं, अलग अलग साइकिल पढ़े थे। वो साइकिल का ही जो बेस है वहाँ पे बायोलॉजी में देखा जाए। अगर हम ज्यादातर तो बायोलॉजी में देखते हैं तो 5th से लेके 10th का जो कुछ आपको साइंस में है उसका जो बेस है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो जो साइंस के रिलेटेड टेक्नोलॉजी हो, ये पूरा सबका एकदम थोड़ा थोड़ा आपको ये 12th में दिया हुआ है। मगर आपको अगर नीट का एग्जाम देना है तो आपको इसको डिटेल में जाके पढ़ना होगा कि इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम हो या बायोटेक्नोलॉजी हो या ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, मतलब जितने ही डिसीजेस, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो एड्स हो, चाहे अदर जितने भी डिसीजेस हो, वो डिसीजेस होने की रीजन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, वो सब कुछ आपको इस बायोलॉजी में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आप अगर समझ रहे हैं कि आपने 5th से लेकर 10th तक जो ये प्लांट के बारे में, एनिमल के बारे में, डिसीजेस के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, है ना, ये आपने इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, हम देखते हैं कि कितने पेशीज है, अलग अलग के पेशीज है ना, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, सब यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो हमारा अभी पीसीएमबी जो ग्रुप है वो अभी पूरा हुआ है। तो यही बायोलॉजी के जो ओके, तो आपको अभी आपको तय होगा कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। ओके, अगर आपको साइंस लेने का आप सोच रहे हैं, इसका बेस आपके पास में है तो डेफिनेटली आप साइंस की तरफ जाइए। अगर आपका बेस ओके, तो आपने सोचा ही होगा कि मुझे साइंस लेना है। तो ये है हमारा पार्ट 1। अभी पार्ट 1 में हमें साइंस के सिलेबस का हमने एनालिसिस किया है। पार्ट 2 में हम कॉमर्स को देखेंगे कि कॉमर्स का सिलेबस क्या है, कॉमर्स पढ़ने के लिए कौन सा बेसिक है, वो बेसिक कहाँ पे था, ये सब इसका डिटेल हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अगर ऑप्शन था पेरेंट कि हमें अच्छा स्कोर, आप स्कोर की तरफ मत मत जाइए, सिलेबस को देखें, उसको एनालिसिस करें। चाहे आपको 90% भी 10th में गिरा है तो भी आप सिलेबस की तरफ जाइए, चाहे आपको 50% भी गिरा है तो भी आप सिलेबस को देखिए, और सिलेबस को ही देख के आप डिसाइड करें कि मुझे कौन सी फैकल्टी लेनी है ना। तो अगर कॉमर्स जो बंदे या जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं उनके बारे में हम पार्ट 2 के वीडियोस बनाएंगे। आपको ये वीडियोस आप पूरा देखें, उसमें एनालिसिस देखें, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बताएं, क्योंकि जो कंफ्यूजन है कि मैं साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ या आर्ट लूँ,
इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको जो इम्पोर्टेंट है मिलेगा आपको। वीडियो अगर अच्छा लगे या तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे जो बैचेस है ऑफलाइन चालू है और ऑनलाइन भी चालू है, जिसके लेक्चर ऑनलाइन भी, और कुछ कुछ वीडियोस आपके चैप्टर वाइज वीडियो आपको भी मिलेंगे यूट्यूब पे। तो आप एडमिशन अगर करना चाहते हैं तो आप जो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। जो हमारा जो एड्रेस है यहाँ पे टिंगरे नगर विश्रांतवाड़ी में। ओके, तो आप इस एकेडमी को मिल सकते हो यहाँ पे आके, तो आप ऑफलाइन भी पूरे लेक्चर कर सकते हो। ओके, so like, subscribe. Thank you for watching my video.